My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण या निष्पक्ष परीक्षण के निर्माण का एक जो महत्वपूर्ण स्टेप है, दैट इज आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण या एकांश विश्लेषण, इसके बारे में चर्चा किया था। और पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिफ़िकल्टी लेवल या कठिनाई स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे, उसकी विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी के सीक्वेंस में, उसी क्रम में आज की क्लास में, इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और डिस्क्रिमिनेटिव पावर और दैट इज नोन एज आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, अर्थात विभेदन क्षमता या विभेदीकरण क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी चर्चा हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। स्टार्ट टूडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अर्थात संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण की निर्माण और उपलब्ध परीक्षण या निष्पक्ष परीक्षण के कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण या निष्पक्ष परीक्षण का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में। और पद विश्लेषण के जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है डिफ़िकल्टी लेवल या कठिनाई स्तर को ज्ञात करना, और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर या फिर जिसको हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता, उसको ज्ञात करना। उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना कैसे करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और डिस्क्रिमिनेटिव पावर और आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, अर्थात जो पद होते हैं उन या प्रश्न होते हैं या एकांश होते हैं, उनकी का विभेदीकरण क्षमता या विभेदन क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण के निर्माण के जो स्टेप्स होते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, उसको जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना। सेकंड, प्रश्नों की रचना करना है, प्रिपेयरिंग द आइटम्स। थर्ड है सेलेक्टिंग द आइटम्स या प्रश्नों का चयन करना। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर के जो दो स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में चर्चा कर लिया है। जो तीसरा स्टेप है प्रश्नों का चयन करना, इसी स्टेप में होता है हमारा आइटम एनालिसिस, तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आइटम एनालिसिस की या पद विश्लेषण की। चौथा होता है परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना है, प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट या परीक्षण का मूल्यांकन व मानकीकरण। सिक्स्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ द मैनुअल ऑफ द टेस्ट या परीक्षण निर्देशिका तैयार करना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आइटम एनालिसिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आइटम एनालिसिस में जो प्रश्नों का जो चयन करना है, सेलेक्टिंग द आइटम, जो थर्ड स्टेप होता है, इसी में हमारा आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण का स्टेप आता है। पद से अभिप्राय क्या होता है? किसी परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न या पद जो होते हैं, उसी को हम पद कहते हैं। जो एकांश
होता है या क्वेश्चन जो होते हैं किसी परीक्षण में या किसी टेस्ट में, किसी प्रश्न पत्र में जो पूछे जाते हैं, उसी को हम पद या आइटम या एकांश के नाम से जानते हैं। और इन प्रश्नों का मनोमिति या तकनीकी विशेषताओं का आंकिक दृष्टि से सांख्यिक विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कहते हैं। पद विश्लेषण से अभिप्राय किसी परीक्षण के प्रत्येक एकांश या प्रत्येक पद या प्रत्येक आइटम पर प्राप्त अंकों का आंकिक विश्लेषण करने, उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता विश्लेषण करने में उसके अनुसार परीक्षण के लिए उपयुक्त एकांश या पद को चुनने, उसको तय करने, उसको सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वही आइटम एनालिसिस कहलाती है। एकांश या पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परीक्षण के लिए कुछ पदों या एकांशों का चयन किया जाता है, अर्थात सेलेक्ट करते हैं कुछ आइटम्स को हम रिजेक्ट करते हैं या निरस्त करते हैं और कुछ आइटम में मॉडिफिकेशन करते हैं या सुधार करते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं? ये सब हम करते हैं डिफिकल्टी वैल्यू या डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा एकांश विश्लेषण या पद विश्लेषण होता है या आइटम एनालिसिस होती है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट एस्पेक्ट इज डिफिकल्टी लेवल और फैसिलिटी वैल्यू ऑफ आइटम्स, या पदों का कठिनाई स्तर ज्ञात करना, डिफिकल्टी लेवल ज्ञात करना, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछली वीडियोज में चर्चा किया है। और आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विभेदीकरण क्षमता को कैसे हम निकाल सकते हैं और साथ ही साथ विभेदीकरण क्षमता क्या होता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ आइटम्स और व्हाट इज आइटम वैलिडिटी इंडेक्स एंड हाउ वी डिटरमाइन इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और डिस्क्रिमिनेटिव पावर और आइटम वैलिडिटी इंडेक्स ऑफ एनी आइटम, इसको हम लोग विभेदीकरण क्षमता कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विभेदीकरण क्षमता क्या है? विभेदीकरण क्षमता या विभिन्न क्षमता एकांश का वह गुण है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि वह पढ़ने में तेज, सामान्य और पिछड़े हुए छात्रों में किस सीमा तक भेद करता है। अर्थात वह जो आइटम है, वह जो प्रश्न है, वह जो एकांश है, वह जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी है, अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में सामान्य विद्यार्थी और जो पढ़ने में पिछड़े हुए विद्यार्थी हैं या निम्न विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में किस लेवल तक, किस सीमा तक को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, भेद कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण क्षमता। अर्थात अच्छे विद्यार्थी या तेज विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी और पिछले विद्यार्थियों में विभेद करने की जो क्षमता होती है वही पद की या आइटम की या प्रश्न की विभेदीकरण क्षमता कहलाती है। विभेदीकरण क्षमता बताती है कि प्रश्न किस सीमा तक कुल प्राप्तांकों के अनुरूप किसी गुण अथवा योग्यता का मापन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, किस सीमा तक कुल प्राप्तांकों के अनुरूप किसी गुण या योग्यता का मापन कर रहे हैं, अर्थात जिस गुण या योग्यता का मापन करना है उस गुण या योग्यता के आधार पर वह अच्छे विद्यार्थी और निम्न विद्यार्थियों में किस सीमा तक विभेद कर पा रहा है। विभेदीकरण या विभेदन क्षमता बताती है कि परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिक अंक या उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी या हाई स्कोर्ड स्टूडेंट्स एवं लो स्कोर्ड स्टूडेंट्स या कम अंक या निम्न उपलब्धि पाने वाले छात्रों में विभेद करने में प्रत्येक पद या एकांश का क्या योगदान रहा है, अर्थात वो किस सीमा तक अच्छे विद्यार्थी और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेद कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, यही विभेदन क्षमता बताती है। यदि किसी पद में विभेदन क्षमता नहीं है तो उस पद का चयन हम अपने टेस्ट के लिए, अपने परीक्षण में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न जो होता है उसकी परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता के अनुरूप नहीं माना जाता है। अर्थात यह जो पद होता है जो कि अच्छे विद्यार्थियों और कमजोर विद्यार्थियों में भेद नहीं कर पाता है, जिसकी विभेदन क्षमता अच्छी नहीं होती है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्न या ऐसे पद जिसमें विभेदन क्षमता या डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी नहीं होगी। तो यदि किसी पद में विभेदन क्षमता नहीं है तो उस पद का चयन हम अपने परीक्षण में, अपने टेस्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न या वह पद परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता के अनुरूप नहीं माने जाते हैं। यदि परीक्षण के किसी पद को उच्च उपलब्धि छात्र एवं निम्न उपलब्ध छात्र समान प्रतिशत या लगभग समान प्रतिशत में सही हल करते हैं तो उस पद में विभेदन क्षमता शून्य होती है और उस पर से परीक्षण के चयन के योग्य नहीं माने। अर्थात कोई प्रश्न है और उस प्रश्न को जो हाई स्कोर्ड स्टूडेंट्स है, जो लो स्कोर्ड स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कोर्ड स्टूडेंट्स भी
उतना ही सॉल्व कर पा रहे हैं, या हाई स्कोर स्टूडेंट्स ये या फिर उच्च उपलब्धि वाले जो छात्र हैं वे भी उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, जो लो स्कोर स्टूडेंट्स या निम्न उपलब्धि वाले छात्र हैं दोनों समान प्रतिशत में इनका सॉल्व करने का परसेंटेज और इनको सॉल्व करने का परसेंटेज बराबर है, इक्वल, अर्थात अच्छे विद्यार्थी भी उसको सॉल्व कर रहे हैं और कमजोर विद्यार्थी भी उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे जो आइटम होते हैं, पद होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसमें विभेदन क्षमता नहीं होती है या उसमें विभेदन क्षमता 0 होती है, शून्य होती है। और ऐसे प्रश्नों को, ऐसे आइटम्स को, ऐसे पदों को हम अपने टेस्ट में, परीक्षण में सेलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम बाहर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यदि उच्च उपलब्धि छात्रों का किसी प्रश्न को हल करने का प्रतिशत निम्न उपलब्धि छात्रों से पर्याप्त अधिक है तो उस प्रश्न की विभेदन क्षमता धनात्मक उच्च होती है और उस प्रश्न का चयन परीक्षण में कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए, हाई स्कोर और लो स्कोर स्टूडेंट्स या उच्च उपलब्धि वाले छात्र और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों में से यदि कोई प्रश्न या आइटम ऐसा है जिसमें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों ने उस प्रश्न को तो सॉल्व किया है, उनकी परसेंटेज अधिक है सॉल्व करने की, लेकिन लो स्टूडेंट स्कोर ने उसको सॉल्व नहीं किया है या उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उसका सही से उत्तर नहीं दे पाए हैं, तो ऐसे प्रश्नों की विभेदन क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और ऐसे ही प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में सेलेक्ट करते हैं। तो यदि उच्च उपलब्धि छात्रों का किसी प्रश्न को हल करने का प्रतिशत निम्न उपलब्ध छात्रों से पर्याप्त अधिक है तो उस प्रश्न की विभेदन क्षमता धनात्मक उच्च होती है और उस प्रश्न का चयन परीक्षण में कर लिया जाता है। उच्च एवं निम्न वर्ग का निर्धारण हम उसी परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर भी करते हैं। जो हमारा टेस्ट होता है, जिस टेस्ट का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उसी टेस्ट में ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, हाई स्कोर प्राप्त करते हैं, उसको हम हाई ग्रुप कर देते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों का समूह जो कि कम स्कोर प्राप्त करते हैं, निम्न अंक प्राप्त करते हैं, उनको हम लो स्कोर ग्रुप कर देते हैं। तो इस तरह से 2 ग्रुप हम डिसाइड कर लेते हैं, हाई स्कोर ग्रुप या हाई ग्रुप और लो स्कोर ग्रुप या लो ग्रुप। और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से आइटम हैं जिनमें जो है विभेदन क्षमता अधिक है, या कौन कौन से आइटम हैं जिनको कि हाई स्कोर्ड स्टूडेंट्स ने अधिक सॉल्व किया है और लो स्कोर्ड स्टूडेंट्स ने नहीं सॉल्व किया है, कम सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ वी विल डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, अर्थात पदों की विभेदन क्षमता को ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं। द फर्स्ट मेथड, जो पहला विधि है, फर्स्ट मेथड है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्रुप छोटा हो, जब परीक्षार्थियों का समूह छोटा होता है तो किसी एकांश या पद को सही हल करने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करके हम निम्नलिखित सूत्र की सहायता से विभेदन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास जो छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कम हो, अर्थात परीक्षार्थियों का जो ग्रुप है, वो समूह जो है क्या हो? छोटा होता है। जब परीक्षार्थियों का समूह छोटा होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी एकांश पद को सही हल करने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं, और प्रतिशत निकाल करके हम कहते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इतना है। इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, dp = p × q। ध्यान दीजिए, dp = p × q, जहां p क्या है? किसी पद को सही या शुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इन परसेंटेज, और q क्या है? किसी पद को गलत या अशुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या प्रतिशत में। तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या है? p × q, जहां पे किसी पद को शुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इन परसेंटेज, और q क्या है? किसी पद को गलत या अशुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इन परसेंटेज। और उपरोक्त सूत्र के स्वरूप के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि कोई पद या एकांश सभी परीक्षार्थी सही हल कर देते हैं, अर्थात p क्या हो जाएगा? सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100% और q क्या हो जाएगा? 0%। तो इस एकांश का विभेदीकरण क्षमता क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 100 × 0 = 0 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जिसको जो है सभी विद्यार्थी सॉल्व कर देंगे, तो ऐसे प्रश्नों का जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है वो 0 होता है। लेकिन इसी प्रकार यदि किसी पद या एकांश को कोई भी परीक्षार्थी सही हल नहीं कर पाता, उसका सही उत्तर नहीं दे पाता है, तो भी उस प्रश्न का जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, विभेदन क्षमता, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p 0 और q 100 है, तो 0 × 100 = 0 हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे प्रश्न हो, ऐसे नहीं हो कि सभी के सभी परीक्षार्थी उसका सही उत्तर दे दे या एक ही परीक्षार्थी उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या है? 0 होता है। अब जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, डिस्क्रिमिनेशन पावर = p × q, इस फार्मूले के द्वारा लगभग 2500 या 2500 विभेदीकरण क्षमता वाले पदों या एकांशों को ही
परीक्षण निर्माण के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो ध्यान दीजिए 2500 विभेदीकरण क्षमता वाले पद, 2500 विभेदीकरण क्षमता वाले पदों या एकांशों को ही परीक्षण निर्माण के लिए हम उपयुक्त समझते हैं, अर्थात ऐसे ही पदों को हम सम्मिलित करेंगे जिनका डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है 2500 के आसपास हो। तो 2500 विभेदीकरण क्षमता वाले पदों या एकांशों को ही परीक्षण निर्माण के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो क्वेश्चन इज, यदि 50 छात्रों की कक्षा में संप्राप्त परीक्षण की पद संख्या 10 को 30 छात्रों ने सही या शुद्ध हल किया एवं 20 छात्रों ने गलत या अशुद्ध हल किया, तो इस पद की विभेदन क्षमता क्या होगी? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। P क्या है? यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्मूला है dP = P × Q। P क्या है? सही या शुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इन परसेंटेज। तो सही या शुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या परसेंटेज में क्या होगी? 30 विद्यार्थियों ने सही किया, 50 में से 30/50 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो 30/50 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 कट गया, 5 × 30 तो 60% आएगा। इसी तरह से जो Q क्या होगा? Q जो है अशुद्ध हल करने वाले या गलत उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या होगी। तो Q = अशुद्ध या गलत हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इन परसेंटेज है। तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी भी गणना कर लेंगे। गलत कितने विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है? 20 छात्रों ने दिया। तो 20/50 इंटू 100 करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो 20/50 इंटू 100 करने पे कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए 20/50 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौको कुछ, तो 40% आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि जब हमारा एक 60% आ गया है तो दूसरा 100 - 60 तो 40% हो जाएगा। तो Q जो है गलत या अशुद्ध हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है, दैट इज 20/50 इंटू 100, दैट इज 40%। अब हमारा जो DP है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, हो क्या है? P × Q। तो P कितना है? 60 × 40, तो 60 × 40 = क्या हो जाएगा? 6 × 4 = 24, तो 2400। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता क्या आ रही है? 2400 आ रही है। और हमने क्या चर्चा किया था कि ऐसे जो आइटम्स होंगे जिनका विभेदीकरण क्षमता 2500 के आसपास हो गया, 2500 कण विभेदीकरण क्षमता वाले पदों या एकांशों को हम अपने परीक्षण के निर्माण के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो इस प्रश्न का विभेदीकरण क्षमता कितना आया? 2400 आता है। इसका हम अभ्यास भी आप करिएगा। अभ्यास के लिए आपके समक्ष एक प्रश्न दिया जा रहा है, अभ्यास कार्य। प्रश्न है कि यदि 25 छात्रों की कक्षा में उपलब्ध संप्राप्त परीक्षण के पद संख्या 16 को 20 छात्रों ने सही शुद्ध हल किया हो, शेष छात्रों ने गलत या अशुद्ध हल किया हो, तो इस पद का विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। P क्या हो जाएगा? 20/25 × 100 और Q क्या हो जाएगा? 20 ने सही हल किया तो 5 ने गलत किया हो, तो 5/25 × 100। इसको आप आसानी से सॉल्व करके आपका जो भी आंसर है आप कमेंट्स के द्वारा बता भी सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड मेथड। अगला जो द्वितीय विधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने फर्स्ट मेथड में देखा कि जब परीक्षार्थियों की संख्या कम हो या हमारा समूह छोटा होता है तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विधि में परीक्षार्थियों के बड़े समूह के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के लिए उपयुक्त विधि से विभेदन क्षमता ज्ञात करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा। अत्यधिक श्रम तथा समय से बचने के लिए हम सेकंड मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है जिसमें हम पूरे समूह को 3 भागों में बांट देंगे, हाई ग्रुप, लो ग्रुप और मिडिल ग्रुप। मिडिल ग्रुप को हम छोड़ देते हैं। जब परीक्षार्थियों का समूह बड़ा हो तो परीक्षण पर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें योग्यता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। कैसे क्रमबद्ध करेंगे? उनकी योग्यता के अनुसार, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसको सीक्वेंस कर देंगे, क्रमबद्ध कर देते हैं। और इसके पश्चात उनको 2 समूह, हाई ग्रुप और लो ग्रुप, अर्थात उच्च समूह और निम्न समूह में विभाजित कर लेते हैं। परीक्षार्थियों के जो 2 समूह होंगे, उच्च समूह या निम्न समूह, इसके निर्माण के लिए विभिन्न तरीके विशेषज्ञों द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं इसको जल्दी से देख लीजिए कि 2 ग्रुप जो हम बनाएंगे, हाई ग्रुप और निम्न ग्रुप, वो कैसे बनाएंगे, उसकी क्या क्या विधियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4 तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं परीक्षार्थी हाई ग्रुप और लो ग्रुप बनाने के लिए। पहला तरीका है कि हम हाई ग्रुप के लिए ऊपर से 25% विद्यार्थियों को ले लें और नीचे से 25% विद्यार्थियों को ले लें। तो यहाँ पे हम 50% विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे, अर्थात ऊपर से 25% विद्यार्थी उच्च समूह में और नीचे से 25% विद्यार्थी निम्न समूह में होंगे। दूसरा तरीका है कि 27% विद्यार्थियों को हम उच्च समूह में ले लें और 27% विद्यार्थियों को निम्न समूह में ले लें। तो एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है 33% विद्यार्थियों को हम ऊपर से ले लें और 33 विद्यार्थियों को हम नीचे से ले लें। और चौथा है कि पूरे के पूरे विद्यार्थियों को हम ले लें, 50%
ऊपर से और 50% नीचे से। तो ये 4 तरीके हैं हाई ग्रुप और लो ग्रुप बनाने का। तो हाई ग्रुप और लो ग्रुप या उच्च समूह निम्न समूह बनाने के 4 तरीके हैं, लेकिन इन 4 तरीकों में से जो सेकेंड तरीका है जिसमें हम 27% हाई और 27% लो ग्रुप में रखते हैं, बीच के 46% विद्यार्थियों को छोड़ देते हैं, सबसे अधिक हम इसका प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैरेट 1959 एवं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 27% उच्च एवं 27% निम्न वर्ग में विभाजित परीक्षार्थियों के समूह के द्वारा विभेदन क्षमता को अधिक शुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। तो अर्थात हम क्या करेंगे, 27% हाई ग्रुप और 27% निम्न ग्रुप में विद्यार्थियों को रखेंगे। जो हम विद्यार्थियों को सिक्वेंसी करेंगे, ऊपर से 27% बच्चों को हम ले लेंगे हाई ग्रुप में और नीचे से 27% या 27% बच्चों को हम लो ग्रुप में ले लेंगे। और गैरेट ने और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह जो विधि है जिसमें हम 27% हाई ग्रुप में रखते हैं और 27% लो ग्रुप में रखते हैं, इसके द्वारा विभेदन क्षमता सबसे अधिक शुद्धता से ज्ञात होता है। लेकिन शोध कार्य में जब समूह छोटा होता है, अर्थात जब परीक्षार्थियों की संख्या 100 या उससे कम हो, तब पद विश्लेषण के लिए 50-50% वाले वर्ग से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात जब हमारे पास जो n है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, परीक्षार्थियों का जो समूह है वो क्या है, छोटा है। और छोटा का अभिप्राय क्या है कि जब परीक्षार्थियों की संख्या 100 हो या लेस देन 100 हो, तो 100 या 100 से कम होने पर हमें क्या करना चाहिए कि 50% विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों का समूह बनाना चाहिए। 50% विद्यार्थियों को हमको 50% ऊपर से ले लेना चाहिए, 50% नीचे से। तो ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, जब हमारे पास परीक्षार्थियों की संख्या कम हो, कम का अभिप्राय क्या है, लेस देन 100 हो या इक्वल टू 100 हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 50% बच्चों को, परीक्षार्थियों को हाई ग्रुप में ले लेंगे और नीचे से 50% विद्यार्थियों को हम लो ग्रुप में ले लेते हैं। तो इस तरह से हम 2 समूह बनाएंगे। कब, जब हमारे पास परीक्षार्थियों की संख्या 100 या उससे कम होगी। जब 100 या उससे अधिक, आइडियल में 370 है होता है परीक्षार्थियों की संख्या, तब हम क्या करते हैं, 27% वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आपके पास परीक्षार्थियों की संख्या 100 है या उससे कम है, तो पद विश्लेषण के लिए 50-50% वाले वर्ग से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। उच्च एवं निम्न वर्ग की विधि में विभेदन क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर, डिस्क्रिमिनेशन पावर इक्वल टू RH माइनस RL बाई n, जहां पर n क्या है, n का मतलब है कि उच्च ग्रुप, हाई ग्रुप या निम्न ग्रुप या लो ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर ऑफ एग्जामिनर्स है, परीक्षार्थियों की संख्या, उसको हम n कहते हैं। n क्या होगा, हमेशा NH और NL के बराबर होगा। जैसे 27% 27% या 50% 50%, 25% या 25% या 33%, ये हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा है। तो n क्या है, उच्च अथवा निम्न वर्ग में परीक्षार्थियों की जो संख्या हो n है। RH क्या है, किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले उच्च वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या। और RL क्या है, किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले निम्न वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या। ये आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख रहा है जिसका हम प्रयोग करेंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। द क्वेश्चन इज, एक परीक्षण को 200 छात्रों पर प्रशासित किया गया। उच्च एवं निम्न वर्ग के 27% द्वारा 54 विद्यार्थियों में से प्रश्न क्रमांक 35 को क्रमशः 45 एवं 31 विद्यार्थियों ने सही या शुद्ध हल किया। इस प्रश्न या पद की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हमारे पास दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उच्च एवं निम्न वर्ग में 27% द्वारा कितने विद्यार्थी हैं, 54 हैं, 54। तो n की वैल्यू आ गई 54। पद क्रमांक 35 को क्रमशः 45 और 31 विद्यार्थियों ने सही सही शुद्ध हल किया है। तो 45 कितने हैं, उच्च वर्ग में, तो इसका मतलब RH की वैल्यू हो गई 45 और निम्न वर्ग में कितने 31, तो RL की वैल्यू हो गई 31। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। n इक्वल टू 54, RH इक्वल टू 45 और RL इक्वल टू 31। फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है, DP इक्वल टू RH माइनस RL बाई n। फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट कीजिए, 45 माइनस 31 बाई 54, इसको सॉल्व कीजिए 14/54 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन पावर इक्वल टू 0.26। ये आपका आंसर होगा, उत्तर होगा। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ही डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता की गणना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा। आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। क्वेश्चन इज, एक परीक्षण को 300 छात्रों पर प्रशासित किया गया। परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों
को क्रमबद्ध रूप से लिखने के पश्चात 27% परीक्षार्थियों को ऊपर से एवं इतने ही परीक्षार्थियों को नीचे से छांटा गया। प्रश्न या पद नंबर 34 को उच्च वर्ग में 43 परीक्षार्थियों ने निम्न वर्ग में 31 परीक्षार्थियों ने सही या शुद्ध हल किया। इस प्रश्न या पद की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में जो वैल्यूज पुट करने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षण को 300 छात्रों पर प्रशासित किया गया। परीक्षार्थियों द्वारा कुल अंकों को क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए 27% परीक्षार्थियों को ऊपर से और इतने ही परीक्षार्थियों को नीचे से छाटा गया। सबसे पहले हमको यन की गणना करनी। यन कैसे हम निकालेंगे, 300 का 27% निकाल लेंगे, तो 300 का जो 27% होगा वो हमारा यन हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं आरएच की, तो कह रहा है कि उच्च वर्ग में 43 विद्यार्थियों ने को सॉल्व किया तो आरएच का मान 43 हो जाएगा। निम्न वर्ग में 31 ने किया तो आरएल का मान 31 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आरएच की वैल्यू 43, आरएल की वैल्यू 31 और एन की वैल्यू क्या होगी 27% ऑफ 300। इसको ज्ञात करिएगा और वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड मेथड की, तीसरी विधि की। तीसरी विधि वह है विद्यार्थियों जब कुछ विद्यार्थियों ने जो है किसी समयाभाव के कारण या अन्य कारण से कुछ प्रश्नों का हल नहीं किया हो, कुछ प्रश्नों को परीक्षण में उसने छोड़ दिया, अर्थात जब कुछ पद चेष्टा रहित या अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं तो विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपकी स्क्रीन पर, dp = RH - RL - 1 डिवाइडेड बाई √RT विदिन ब्रैकेट 1 - RT by NT - NRT, जहां पर NT क्या है, NT = NH + NL, अर्थात उच्च एवं निम्न वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या का योग। हाई ग्रुप में और निम्न लो ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका योग जो है NT है। NRT क्या है, NRH + NRL, अर्थात उच्च एवं निम्न वर्ग में चेष्टा रहित या नॉट रीच्ड परीक्षार्थियों की संख्या का योग। जो हाई ग्रुप में और लो ग्रुप में नॉट रीच्ड या चेष्टा रहित विद्यार्थी रहे, परीक्षार्थी रहे, उनका योग NRT है। RH क्या है, किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले उच्च वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या, और RL है किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले निम्न वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब RH का मान ग्रेटर देन हो RL से, अर्थात RH हम जब बड़ा हो RL से तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको आप नोट कीजिएगा कि इस सूत्र का प्रयोग तभी किया जाता है जब RH का मान RL से अधिक होता है, और अपोजिट केस में अर्थात जब RH का मान RL से कम होगा तब दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि RH का मान RL से कम होने पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज RH - RL + 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिछले फॉर्मूले में RH - RL -1 था और इसमें बस अंतर क्या है कि जहाँ -1 उसकी जगह पे +1 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ये अंतर है, पिछले में -1 था, यहाँ पर +1 हो गया है। तो जब RH का मान RL से कम होता है तब RH - RL + 1 डिवाइड बाई √RT विदिन ब्रैकेट 1 - RT by NT - NRT, और सारे वैल्यूज वही हैं, NT = NH + NL, NRT = NRH + NRL, और RH जो है उच्च वर्ग में सही उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और RL जो है निम्न वर्ग में सही उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। आप एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए कि उपयुक्त दोनों सूत्रों द्वारा ज्ञात डीपी या डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान जब 10 या उससे अधिक आता है तो उस पद की विभेदन क्षमता संतोषजनक मानी जाती है और तभी उसे परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो दो फॉर्मूले हमने देखे, इस फॉर्मूले में जब हमारे डीपी का मान, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन का पावर का मान जब 10 से अधिक आएगा इस फार्मूले के द्वारा, तभी हम जो है ऐसे प्रश्नों का, ऐसे पदों को अपने परीक्षण में सम्मिलित करेंगे। अर्थात डीपी का मान जब 10 या उससे अधिक होता है तो वह विभेदन क्षमता संतोषजनक मानी जाती है, सेटिस्फाइड मानी जाती है कि ये सेटिस्फैक्टरी है डिस्क्रिमिनेशन पावर, और उसको हम अपने परीक्षण में सम्मिलित कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब डीपी का मान 10 या उससे अधिक आता है तो उस पद की विभेदन क्षमता संतोषजनक मानी जाती है और उसे परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन जब डीपी का मान 10 से कम आता है तो ऐसे पदों को उपयुक्त नहीं माना जाता और उसे परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, डीपी का मान 10 से अधिक आने पर हम प्रश्नों को अपने परीक्षण में सम्मिलित करेंगे, 10 से कम आने पर उसको हम अपने परीक्षण में सम्मिलित नहीं करेंगे। और यह डीपी का मान
ऋणात्मक आता है तो ऐसे पद या ऐसे प्रश्न अत्यंत खराब माने जाते हैं और उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें हम निरस्त कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना करते हैं, तब जब डीपी का मान 10 से अधिक आएगा तो उसी प्रश्नों को हम सिलेक्ट करेंगे, जब डीपी का मान 10 से उससे कम आएगा तो उस प्रश्नों को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, और डीपी का मान यदि माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक आता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये अत्यंत खराब प्रश्न माने जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एक प्रश्न है कि एक उपलब्ध परीक्षण पर प्राप्तांकों का विश्लेषण पद एकांश संख्या 35 के लिए निम्न सारणी के अनुसार है। इस प्रश्न की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा है। डेटा क्या है कि उच्च वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या 54 है, सही हल करने वालों की संख्या 40 और चेष्टा रहित की संख्या 10। निम्न वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या 54 है, सही हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 25 है और चेष्टा रहित परीक्षार्थियों की संख्या 5 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सारे वैल्यूज को देख लेते हैं जिन वैल्यू को हमें आवश्यकता होगी। सब क्या है, RH क्या है, 40 है, अर्थात शुद्ध सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है RH। RL क्या है, 25 है, तो शुद्ध हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लो ग्रुप में 25 है। NH क्या है 54 है और NL भी 54 यहाँ पे दिया हुआ है। NRH क्या है, NRH जो है अनअटेम्प्टेड या चेष्टा रहित वाला जो हाई ग्रुप है उसमें 10 है और लो ग्रुप में 5 है, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। अब NT की हम गणना करेंगे तो NT इक्वल टू NH प्लस NL, NH प्लस NL, और दोनों वैल्यू हमारे पास है। तो NH क्या है 54 और NL क्या है 54, तो हो जाएगा 108। NT इक्वल टू 108, ये 108 हो जाएगा। इसी तरह RT की गणना यदि हम करते हैं तो RT क्या हो जाएगा RH प्लस RL। RH की वैल्यू हमारे पास 40 है और RL की वैल्यू 25, तो हो जाएगा 65। और इस तरह NRT की यदि हम गणना करेंगे तो NRH प्लस NRL, और NRH का मान 10 है, NRL का मान 5 है, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो ये 3 मान आ जाएंगे, NT 108, RT 65 और NRT 15, ये वैल्यूज आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब सारे वैल्यूज हमारे पास हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 2 है, लेकिन एक फार्मूला वह है जब RH का मान RL से अधिक होता है और दूसरा फार्मूला वह है जब RH का मान RL से कम होता है। तो इस केस में यदि हम देखें तो यहाँ पे RH का मान 40 है और RL का मान 25 है, अर्थात RH का मान RL से अधिक है। तो RH का मान RL से अधिक है, इसलिए हम फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। प्रथम सूत्र क्या था, RH माइनस RL माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट RT विद इन ब्रैकेट 1 माइनस RT बाई NT माइनस NRT। सारे वैल्यूज आपको पता है, उसको वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे आपके सामने आपका सोल्यूशन आ जाएगा। DP इक्वल टू 14 बाई अंडर रूट 19.5698, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 14 बाई 4.42, और 14 को 4.42 से डिवाइड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन पावर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.17। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर, ये हमारा उत्तर जो है आ गया है, जिसमें जो है डीपी की वैल्यू कितनी आ रही है 3.17 आ रही है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछले उसमें क्या चर्चा किया था कि जब डीपी का मान क्या होगा, डीपी का मान, डीपी या डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान हमारा 3.17 आ रहा है। और हमने अभी चर्चा किया कि जब डीपी का मान ग्रेटर देन 10 होगा तो ऐसे प्रश्नों को हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसे आइटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस केस में देखा जाए तो यहाँ डीपी या डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान 3.17 है। इसका मतलब यह प्रश्न क्या होगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इस प्रश्न को या इस आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डीपी का मान 3.17 है, दैट इज लेस देन 10 है। डीपी का मान 10 से कम है, इसलिए इस प्रश्न को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि इस फार्मूले के प्रयोग के द्वारा यदि डिस्क्रिमिनेशन पावर का मान 10 से अधिक आता है तो ऐसे ही प्रश्नों या पदों को हम अपने परीक्षण में सम्मिलित करते हैं। अब आपके अभ्यास के लिए आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा है, उसको आप लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। ये अभ्यास कार्य के लिए आपके पास प्रश्न है। द क्वेश्चन इज, एक उपलब्ध परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों का विश्लेषण पद या एकांश संख्या 42 या 42 के लिए निम्न सारणी के अनुसार है। इस प्रश्न या पद की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो आपके सामने है। डेटा दिया हुआ है, वर्ग लो वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या 100 है और हाई वर्ग में 100 है। शुद्ध या सही हल करने वालों की संख्या 20 है और चेष्टा रहित की संख्या लो वर्ग में 30 है और
हाई वर्ग में 60 है, शुद्ध ऐसे ही हल करने वालों की संख्या, और चेष्टा रहित वालों की संख्या 10 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो समूह दिया गया है इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, RH निकालेंगे। RH का मतलब कि राइट आंसर्ड इन हाई ग्रुप। तो RH का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 60, राइट आंसर्ड इन हाई ग्रुप। इसी तरह से RL मीन्स राइट आंसर इन लो ग्रुप, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। NH मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हाई ग्रुप, तो NH आपके पास 100 है, और NL भी यहाँ पे 100 दिया हुआ है। NRH की बात करें अनअटेंडेड या चेष्टा रहित की, तो NRH हाई ग्रुप में आपके पास 10 है, और लो ग्रुप में कितना है, NRL यहाँ पर 30 दिया हुआ। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए RH का मान आ गया, RL का मान आ गया, यहाँ पे हमारा NRH का मान आ गया, और NRL का मान आ गया। ये सारे मान हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब देखिए जो कहा गया है कि अब हम देखेंगे कि RH का मान जो है, RH का मान RL से कम है या बेसी है। जब RH का मान RL से अधिक होता है तो हम प्रथम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस केस में देखिए RH का मान 60 और RL का मान 20 है, तो हम जो फर्स्ट फार्मूला हमारा था उसी का प्रयोग करेंगे, जिस फार्मूले के द्वारा अभी पिछला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। तो उस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके द्वारा आपका कंसेप्ट और भी अधिक क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना करते हैं जब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहते हैं या अनअटेम्प्टेड या चेष्टा रहित प्रश्न रहते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा किया कि हम जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है या संप्राप्त परीक्षण निर्माण का जो आइटम एनालिसिस वाला पद होता है, उस आइटम एनालिसिस वाले पद में डिफिकल्टी लेवल की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन पावर या विभेदन क्षमता क्या होती है और इसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोगों ने चर्चा किया। तो प्लीज़ लाइक, share and comment on the video, also subscribe the channel. Thanks for watching. Thanks to all of you dear students। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे और भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।